सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं, आप सभी का ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि आपकी निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये आपके 16 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुए हैं और ये आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण करने हैं। प्रत्येक 15 दिन पर आपको 3 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। अभी आपके मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के प्रशिक्षण चल रहे हैं, जो आपके 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं और 30 और 31 अक्टूबर तक आपके चलेंगे। इसके बाद इन तीनों मॉड्यूल्स को दीक्षा पोर्टल से हटा दिया जाएगा और उसके बाद इसकी जगह 3 अलग मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 आपके दीक्षा पोर्टल पे आ जाएंगे। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। अगर आप 60% मार्क्स ले आते हैं तो आपको 18 प्रशिक्षण का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर नहीं लाते तो शायद पता नहीं क्या होगा, ये मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए जरूरी है कि सभी मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण हम अच्छे से करें, और प्रशिक्षण अच्छे से करने के साथ साथ हम इनके नोट्स भी तैयार करें, इनकी प्रश्नावली के भी नोट्स तैयार करें, जिससे कि जब हमारा 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा, तब हमें पता रहे कि हमने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में क्या सीखा था, या मॉड्यूल 5 में हमने क्या सीखा था। क्योंकि जब प्रशिक्षण आपके दीक्षा पोर्टल से हट जाएंगे, तब अब बहुत मुश्किल होगा इन प्रशिक्षण को याद रखना, इनके नोट्स के बारे में याद रखना। इसी के क्रम में मैंने आपको एक PDF भी उपलब्ध कराई है, नोट से संबंधित मैंने वीडियो बनाई है, उसमें इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस PDF को निकलवा लीजिए। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई हैं, उनको आप ध्यान से देख लीजिए। इसी के क्रम में हरियाणा राज्य में मॉड्यूल 1, 2 और 3 की ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक मॉड्यूल से 15-15 प्रश्न पूछे गए। इस परीक्षा का उद्देश्य यह जांचना था कि शिक्षकों ने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 से क्या क्या सीखा, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हमारे राज्य में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित हो, तो इसलिए जरूरी है पहले से ही अपने आप को तैयार कर लिया जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए। इसके लिए मैं लिंक को ओपन कर लेता हूं। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक मिल चुका है, मैं लिंक को ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले मेरे पास लिंक आ गया है। ये लिंक है, इसमें लिखा है लेट्स रिवाइज निष्ठा, यानी निष्ठा को हम रिवाइज करते हैं, निष्ठा ट्रेनिंग अपडेट। इस लिंक पर निष्ठा ट्रेनिंग वालों को फीडबैक भरना है। 3 मॉड्यूल्स के कुल 45 क्वेश्चन है, यानी कि इस परीक्षा में आपके 45 प्रश्न हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के 15-15 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। लिंक आपको दिया हुआ है https फॉर्म्स। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, फॉर्म हमारे सामने खुल के आ जाता है। अब देखते हैं क्या फॉर्म में बताया गया है। लेट्स रिवाइज निष्ठा, दिस गूगल लिंक इज क्रिएटेड टू सीक फीडबैक ऑफ निष्ठा ट्रेनिंग। सबसे पहले हम नाम लिख देंगे। हम यहां पर कुछ भी नाम लिख देते हैं। मैं XYZ कुछ भी नाम लिख देता हूं। उसके बाद डेजिग्नेशन मैं इसमें TGT फिलअप कर देता हूं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, मैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी फिलअप कर देता हूं, क्योंकि हमें परीक्षा तो देनी नहीं, तो इसलिए हम कुछ भी फोन नंबर इसमें फिलअप कर देते हैं। हमें तो केवल प्रश्नों के बारे में जानना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए। उसके बाद स्कूल नेम में भी मैं कुछ भी लिख देता हूं, XYZ, इस तरह का कुछ भी नाम लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉक मांगेगा। इसमें हरियाणा के ब्लॉक दिए हुए हैं, मैं कोई से ब्लॉक पे सेलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये अपना संकुल या क्लस्टर चुने, इसको चूज कर लेंगे। कोई सा भी संकुल आप
चूज कर लेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी परीक्षा ओपन होके आ गई है। निष्ठा योजना टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, सबसे पहला मॉड्यूल 1 है पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा। पहला प्रश्न है, मॉड्यूल पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को समझने के संदर्भ में विषय खोजें। यानी अगर उसका उद्देश्य हमें समझना है तो क्या विषय होना चाहिए। तो पहला है जेंडर संवेदनशीलता, कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के उपयोग और इसे अपनाने में। दूसरा है विविधता की एक समृद्ध समझ विकसित करने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण प्राप्त करने में। तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग शिक्षा नीति, अलग अधिगम वातावरण, अलग अध्यापकों व कक्षाओं का वकालत करता है। और चौथा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम के रूपांतरण में। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अलग शिक्षा नीति होनी चाहिए, अलग अधिगम वातावरण होना चाहिए, अलग अध्यापक और कक्षाएं होती हैं। कुछ लोग इसकी वकालत करते हैं। उन लोगों को समझाने के लिए, संदर्भ को समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। उन्हें बताना पड़ेगा कि पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्यों है, क्या है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। सी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किस रूपरेखा पर आधारित है। पहला ऑप्शन है संवैधानिक घटकों, दूसरा है जेंडर की समानता, तीसरा है आपका पाठ्यक्रम और चौथा है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित है, तो इसका आंसर आपका फोर्थ होगा। मैं फोर्थ पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद थर्ड है शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए कौन से घटक आवश्यक है। जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम तैयार होता है उसके लिए क्या क्या घटक चाहिए। पहले विषय और प्रश्न, उद्देश्य, सुझाई गई गतिविधियां, संसाधन व नोट्स। बी दे रखा है विषय और प्रश्न, कला और साहित्य, सीखने के प्रतिबल, संसाधन व नोट्स। तीसरा है उद्देश्य, विषय और प्रश्न, डिजिटल शिक्षण संसाधन, पाठ्य पुस्तकें। चौथा है आपका संवैधानिक प्रतिबद्धता, विषय और प्रश्न, कला व साहित्य, डिजिटल शिक्षण संसाधन। तो जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है उसके लिए विषय और प्रश्न तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ उद्देश्य भी जरूरी है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो मेरे हिसाब से इसमें फर्स्ट आंसर ही सही होगा, सुझाई गई गतिविधियां, संसाधन व नोट्स। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शिक्षण विज्ञान को फिल इन द ब्लैंक्स से संदर्भित किया जाता है। मनोविज्ञान से, शिक्षा शास्त्र से, निर्देशात्मक अभ्यास से, साइकोमेट्रिक से। तो शिक्षण विज्ञान जो है मेरे हिसाब से तो शिक्षा शास्त्र से संदर्भित किया जाता है, तो इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र पे मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये तो नहीं हो सकता। सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक, ये हो सकता है। क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना और कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो बच्चों को हमें प्राथमिक स्तर पे पढ़ाना हो या जूनियर स्तर पे पढ़ाना हो, उनकी क्षमता के अनुसार हमें पढ़ाना पड़ेगा, उसी के अनुसार हमें शिक्षण पद्धतियां प्रयोग करनी होगी। तो इसका आंसर सी होगा। सी पे हम क्लिक कर देते हैं, जो थर्ड है इसे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्नता को न्यायसंगत व तर्कपूर्ण तरीके से वर्णन करने वाले कौन से साधन हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ 2005, अनुसंधान, सभी। तो ये तो सभी है, यानी विभिन्नता को न्याय संगत और तर्कपूर्ण तरीके से वर्णन करने वाले सभी साधन हैं। तो इसका आंसर तो डी होगा। इस पे डी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं, बालक कहलाते हैं। वे बालक कैसे कहलाते हैं, जो अपनी क्षमता, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार संबंधी विशेषताओं से की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत और सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। वे होशियार भी हो सकते हैं, बुद्धू भी हो सकते हैं, बालक कहलाते हैं, उनको विशिष्ट बालक कहेंगे। तो इसका आंसर आपका सी होगा और इसी के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, पढ़ाते समय विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए आप किस पहलू पर विचार करेंगे।
सभी बच्चों को लाभान्वित करने वाली वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री को शामिल करना, धीमा सीखने वाले विद्यार्थियों या अव्वल आने वाले विद्यार्थियों या समस्या वाले बच्चों के रूप में विद्यार्थियों को लेबल करना, ये तो नहीं करेंगे। बच्चों को हर हालात में सीखने के लिए मजबूर करना, ऐसा भी नहीं कर सकते। सीखने का दायित्व पूर्णतया बच्चों पर डालकर सिर्फ सहायक की भूमिका निभाना, यह भी गलत है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, सभी बच्चों को लाभान्वित करने वाली वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित शिक्षण विधियों व शिक्षण सामग्री को शामिल करना। तो इसमें हम फर्स्ट पे निशान लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। विशिष्ट बालकों के लिए पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों, माता पिता और अध्यापकों को बताया जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड है, विशिष्ट व विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट ही होती हैं, अतः इसके लिए दिशा निर्देशन भी विशिष्ट होना चाहिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक भी सही है, केवल दो भी सही है, और सी दे रखा है एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर सी होगा, सी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपके बार बार कहने के बावजूद एक बच्चा अपनी लिखाई लेख में कोई सुधार नहीं कर रहा है। आप रोजाना उसकी नोटबुक को लाल करके दोबारा लिखो का नोट डाल देते हैं। अनजाने में ही आपका व्यवहार किस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है। ये वही है जैसे आपको वीडियो दिखाई गई थी, उसमें एक मैडम एक बच्चे को पहले धमकाती है कि आपने ये भी गलत किया है, ये भी गलत किया है, दूसरी बार में उसको बच्चे को कहती है कि आपका ज़्यादातर सही है, बस यही गलत है। तो वही उसी पर आधारित ये प्रश्न दिया गया है। तो इसके आंसर दिए हैं निर्धारित पाठ्यचर्या का, छुपे हुए पाठ्यक्रम का, रोजमर्रा के क्रियाकलाप का, सेकंड है यानी अनजाने में ही आपका व्यवहार किस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है, ये आपका छुपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद बच्चों के द्वारा सीखे गए ज्ञान व कौशल सामाजिक व व्यक्तिगत गुणों की जानकारी कैसे मिलती है? परंपराओं व व्यक्तिगत प्रथाओं से, सामाजिक पारिवारिक परिवेश से, सीखने के प्रतिफल से और शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं से। तो इसका आंसर तो सीखने के प्रतिफल ही होगा, क्योंकि बच्चों के द्वारा सीखे गए ज्ञान और कौशल सामाजिक व्यक्तिगत गुणों की जानकारी किससे मिलेगी? सीखने के प्रतिफल से। नेक्स्ट है, कुछ बच्चों को भाषा सीखने में विशेष या विशिष्ट कठिनाई हो सकती है। एक शिक्षक होने के नाते आप किस नीति को अपने शिक्षण का हिस्सा नहीं बनाना चाहेंगे? नहीं वाला है। पहला है, सभी बच्चों को लाभान्वित करने वाली वास्तविक जीवन स्थिति से संबंधित शिक्षण सामग्री को शामिल करना, ये तो होगा। सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए केवल निर्देशित लक्षित भाषा पर केंद्रित करना, ये गलत है। जहां किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाए वहां अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली अर्थात पसंदीदा भाषा का उपयोग, ये भी सही है। बोली जाने वाली भाषा का उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों की भरपाई के लिए वैकल्पिक संचार नीति, ये भी सही है। आपका इसका आंसर बी होगा, बी पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, प्रभावी तथा समावेशी शिक्षण तब संभव है जब बदलाव की दिशा विशिष्टता से समावेशिता की हो, सीखने के प्रतिफल के आधार पर हो, विभिन्नता के आधार पर हो, समावेशिता से विशिष्टता की ओर है हो। तो हमें विशिष्ट बालकों को लेना है और समावेशी शिक्षा में ले जाना है। तो इसका आंसर होगा विशिष्टता से समावेशिता की ओर। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, मैं फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित सिद्धांत एक अध्यापक को अपनाना चाहिए यदि उसके छात्रों में से एक के पास सीखने की अक्षमता हो? यानी कोई सा ऐसा उसमें अक्षमता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ज्ञान का निर्माण, रणनीतिक सोच, अधिगम और विविधता, सीखने में व्यक्तिगत अंतर। तो अधिगम और विविधता का सिद्धांत अपनाना चाहिए, तो इसका आंसर आपका सी होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, सफल होने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से एक को छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? सीखने की भावना को उत्तेजित व प्रेरित करना, ये तो नहीं छोड़ना पड़े। अपनी शिक्षण विधियों और सहायक सामग्रियों के उपयोग में दक्षता हासिल करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों और संदर्भों के लिए उतावलापन, उत्तेजना व धैर्य, ये छोड़ना पड़ेगा। उतावलापन, हर परिस्थिति में संभाव सद्भाव बनाए रखना। तो इसका आंसर आपका सी होगा। तो ये आपके 15 प्रश्न हुए मॉड्यूल 1 के, इसका आंसर सी हो गया, इसका आपका ए हो गया। देख लीजिए, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न कहीं लिखने हैं तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका मॉड्यूल 2 शुरू हो जाएगा। मॉड्यूल 2 है आपका स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। इसमें पहला प्रश्न है,
इनमें में से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? निर्णय लेने में मदद करना, ये तो विशेषता है। व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, व्यक्तियों के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो प्रभावी सुकर की जो होगी व्यक्तियों के लिए समस्याओं का समाधान करना, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि भावनाओं को समझने में सुकर बनाता है सहायक, व्यवहार परिवर्तन को भी करता है, निर्णय लेने में मदद भी करता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? आलोचक और मूल्यांकन से आहत होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत होना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो इसका आंसर आपका फोर्थ होगा। ये तो आपका प्रश्न उसमें भी आया था। नेक्स्ट है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। यह भी आया था। सुरक्षित और स्वीकृत, तो इसका तो यही आंसर था, मेरे अभी याद है, सुरक्षित और स्वीकृत। तो इसका आंसर 3 पर मैं निशान लगा देता हूं। उसके बाद फोर्थ है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? दृष्टिकोण जानना, द्वंद्व, वास्तविक परीक्षण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो इसे कहेंगे हम दृष्टिकोण जानना, या इसको परानुभूति भी आया था एक वर्ड, वो भी कह सकते हैं। तो ये आपका वही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। दूसरे की भावनाओं, ये देखिए अभी, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना, सही है ये तो। दूसरों की राय लेना, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। तो इसका आंसर भी आपका फर्स्ट होगा। फर्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना। नेक्स्ट है तदानुभूति, अभी आया था ये। तदानुभूति क्या होता है? किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, उसे कहते हैं हम तदानुभूति। तो इसमें तो हम फर्स्ट पे ही आंसर पे क्लिक कर देते हैं, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? ये प्रश्न भी आपका प्रश्नावली में था। मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले में सूचित करेंगे, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। तो इसका आंसर आपका डी होगा। ये मेरे याद है, ये मैंने बता दिया क्योंकि मुझे याद है कि ये आया हुआ था। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार होने चाहिए। यानी कि स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशीलता और देखभाल, यही शायद सही है, संवेदनशीलता और आशंका, संवेदनशीलता और नियंत्रण, सहानुभूति और देखभाल। तो इसका आंसर फर्स्ट ही होगा, संवेदनशीलता और देखभाल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गैर मौखिक भाव, इस पर भी देना जरूरी है। व्यवहार और कार्य, इस पर भी, सभी मौखिक अभिव्यक्ति, तो सभी इसका आंसर होगा। सभी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद 10, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। आंख से संपर्क करके, उन्हें हमेशा उनका रास्ता दिखाकर, उनके कार्यों पर सवाल उठाकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देने का। तो इसका आंसर तो आंख से संपर्क करके है, तो आंख से संपर्क करके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद 11, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, बिल्कुल सही है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, ये गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर एक दिशा की ओर झुक जाते हैं, ये भी गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के अनुसार होती है, ये भी गलत है। तो आपका इसका आंसर फर्स्ट होगा, यानी कि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर भले ही समान हो लेकिन उनका हो सकता है। प्रश्न नंबर 12, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताएं, रुचि और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। विद्यार्थियों में न तो समान विशेषताएं होते हैं, न इनके लक्षण समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है, यह भी गलत है। एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है, यह भी गलत है। यानी आपका पहला जो आंसर है यही मुझे सही लग रहा है, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते, बिल्कुल सही है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। उसके बाद 13 है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। यानी आत्म संप्रेषण समूह संप्रेषण नहीं, जन संप्रेषण ये भी नहीं हो सकता, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण ये भी नहीं हो सकता, अंतः यानी अंतः अपने अंदर
व्यक्तिक संप्रेषण, ये आपका सही होगा डी। तो इसमें मैं फोर्थ पे निशान लगा देता। हो सकता है एक दो क्वेश्चन मेरा भी गलत हो, तो साथियों देख लेना आप। अगर आपको किसी में कंफ्यूजन लगता है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, हाँ तब भी करनी चाहिए। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब भी करनी चाहिए। कुछ समय पश्चात, तत्काल, सही बात है। जब बच्चा पूछेगा तभी उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो इसका आंसर फोर्थ होगा। उसके बाद एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षक और सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है। हो सकता है, कैसा बालक हो सकता है वो प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। तो सी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं और समझाना भी जरूरी है। स्वास्थ्य और समग्र रूप में कौन से पहलू सबसे कम महत्वपूर्ण है? ये विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण तीसरे मॉड्यूल के प्रश्न है। स्वास्थ्य और समग्र रूप से कौन से पहले सबसे कम महत्वपूर्ण है? शारीरिक स्वास्थ्य, ये तो महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्वास्थ्य, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। तो आर्थिक स्वास्थ्य आपका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमुख घटक नहीं है शक्ति, गति, कद, लचीलापन। कद का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कद पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यम का सिद्धांत नहीं है? तो यम के आपके 5 सिद्धांत होते हैं। अहिंसा, सत्य, स्वच्छता, अपरिग्रह। तो अहिंसा यम का सिद्धांत नहीं होता, तो अहिंसा पे नहीं, अहिंसा तो होता है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, हाँ स्वच्छता, स्वच्छता आपका इसका सिद्धांत नहीं होता। स्वच्छता पे आप क्लिक कर देंगे। ये भी गलत हो गया था, मैं अगर अहिंसा पे लगा तो अहिंसा तो यम का सिद्धांत होता है। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा नियम का सिद्धांत नहीं होता? नियम, ब्रह्मचर्य, सोच, संतोष, स्वाध्याय, ये नियम होते हैं। सोच होता है, संतोष होता है, स्वाध्याय होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य आपका नियम नहीं होता। तो आपका फोर्थ का ए होगा। ये भी आप याद कर लीजिए। 5 आपके यम होते हैं, 5 आपके नियम होते हैं, उनको आप याद कर लीजिए। आपके मॉड्यूल में नोट्स में भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन कौन से अभ्यास शामिल हैं? योग में आसन भी होता है, प्राणायाम भी होता है, नियम भी होता है, ध्यान भी होता है। तो इसका आंसर तो ई होगा। ई पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का उदाहरण है? भुजंगासन, ये तो आसन होता है, यम भी नहीं है, नियम भी नहीं है। हाँ भ्रामरी प्राणायाम होता है, जो आपका नाक से किया जाता है। जैसे भ्रमा की आवाज आती है, तो इस तरह से आपकी भौंरे की जैसी आवाज आती है, इस तरह से इसमें आवाज आती है। तो भ्रामरी आपका प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये आपके सब प्राणायाम होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थायी आसन है? स्थायी आसन 7वां, गरुड़ासन, पद्मासन, अनुलोम विलोम, अर्धहलासन। अनुलोम विलोम तो आपका प्राणायाम हो गया। पद्मासन आप इसमें बैठ जाते हैं, तो ये भी आपका स्थायी आसन नहीं है। स्थायित्व के लिए गरुड़ासन होता है, यानी कि गरुड़ासन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्र को किस आसन से दर्शाया गया है? तो ये जो आसन है आपका, ये आपका आसन होता है अर्धहलासन। अगर आप पूरे शरीर को ऊपर उठा लेते हैं, कमर को हाथ से पकड़ लेते हैं, तो आपका पूर्ण हलासन हो जाता है। लेकिन ये अर्धहलासन है, ना ये धनुरासन है, ना भुजंगासन है, ना मकरासन है, ये आपका अर्धहलासन है। तो आसनों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो 8वें में ये आपका डी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा भोज्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन समूह में सम्मिलित किया गया है? तो अंडा, सब्जियां, दूध, चावल। चावल जो है आपके ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इसका आंसर आपका डी होगा। उसके बाद 10वें में निम्नलिखित में कौन सा भोज्य पदार्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है, मैं भी थक चुका हूं। तो अनाज, फल, दाल, तेल, यानी कि कौन सा भोज्य पदार्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो फल ही बढ़ाते हैं। जैसे कह देते हैं 1 अनार 100 बीमार, या ये कह देते हैं 1 सेब रोज सुबह खाओ, तो इसका फल ही आंसर होगा। 10वीं में बी आपका आंसर हो जाएगा। 11, बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारियों और संक्रमण से बचाने का तरीका है। क्या तरीका है आपका? संतुलित भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, अच्छी नींद, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये ज़्यादा जरूरी है। बैक्टीरिया और वायरस से बचना है तो व्यक्तिगत स्वच्छता आपकी जरूरी है। उसके बाद स्कूल सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? बाढ़ और भूकंप से बचाव, ये प्रश्न तो आया था आपका। स्वच्छ पानी के पीने की व्यवस्था, स्कूल परिसर में कीटों के आक्रमण से बचाव, स्कूल की 4 दीवारी का
निर्माण। तो जो आपका स्वच्छ पानी के पीने की व्यवस्था है, ये सुरक्षा में तो शामिल होता नहीं, तो इसमें आपका बी आंसर होगा। उसके बाद पोस्को एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपका किस वर्ष लागू हुआ था? 2012 में लागू हुआ था, तो इसका आंसर आपका 2012 होगा पोक्सो एक्ट का। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? क्या क्या शामिल है? अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, तो इसका आंसर तो डी होगा। ये भी प्रश्न आपका आया था, ये आ गया आपका। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, भावनात्मक कल्याण व मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को इंगित करता है। भावनात्मक कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, ईर्ष्या नहीं, आश्चर्यचकित ये भी नहीं, उत्साहित हो सकता है, भयभीत भी नहीं। हाँ, तो उत्साहित इसका आंसर होगा। उत्साहित पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या पूछते हैं आगे। लेस्ट रिवाइज निष्ठा ट्रेनिंग स्टेटस, आपने कितने मॉड्यूल पूरे कर लिए? ये तो 3 ही कर लिए, 3 पे क्लिक कर देते हैं। कितने मॉड्यूल के सर्टिफिकेट आपको मिल गए? मुझे तो 2 के ही मिले हैं, 2 पे मैं क्लिक कर देता हूं। साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं, आपका मॉड्यूल पूरा होना चाहिए। ये मैं बता दूं, लोग बार बार मैसेज करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा भी नहीं आया है। आपको ट्रेनिंग करने में कोई समस्या आ रही है? हमें तो नहीं आ रही, मैं तो नहीं लिख देता हूं। यदि उपरोक्त प्रश्न हाँ है तो अपनी समस्या लिखिए, अगर हाँ लिख देता तो समस्या लिखनी पड़ती, तो इसलिए सबमिट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखते हैं स्कोर हमारा कितना आया है, देखते हैं। अरे वाह, स्कोर हमारा 45 आउट ऑफ 45, बिल्कुल सही। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो मेरा होता है, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए। साथियों, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, इसलिए इसमें भी धन्यवाद ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।